साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी अगर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर्स आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, यानी आज की करंट अफेयर के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, सभी प्रश्नों के बारे में विथ स्टैटिक जीके। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको फुल डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो है आंसर की आ गई है, एसएससी सीजीएल 2021, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 और अन्य जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपके सामने लेकर के आएंगे और उन प्रश्नों के बारे में भी आपको अतिरिक्त जानकारी देंगे कि आगे यह प्रश्न किस तरह से बन करके आ सकता है। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके अति महत्वपूर्ण होती है। सबसे ज़्यादा अब स्टैटिक जीके के प्रश्न जीएस में आने लगे हैं, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में होमवर्क, तो डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में विद स्क्रीनशॉट लिया जाता है। और आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं जिन प्रश्नों के बारे में कल हमने आपको डिटेल में जानकारी दी थी, आज हम उनका रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। टूरिस्ट विलेज नेटवर्क पहल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? आंसर देख लें। सही आंसर है ए, यानी कि जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है यहाँ पर टूरिस्ट विलेज नेटवर्क पहल की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार पुणे में किस राजनेता के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करने जा रही है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या फिर बाला साहेब ठाकरे? सही आंसर है सी, यानी कि राजीव गांधी जी के नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने साइंस सिटी की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये कल के 3 प्रश्न हो गए। आइए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 7 सितंबर 2021, महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हर प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं? 20, 19, 17 या फिर 10? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि भारत ने कुल 19 पदक अपने नाम किए हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 की हम यहाँ पर बात करें तो। चलिए देखते हैं। और अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 7 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 1, 2 का 4, यानी 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पर प्राप्त किए हैं और 19 पदक यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक में प्राप्त किए हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक में कौन कौन से पदक प्राप्त किए हैं, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन सबसे पहले पूछा जा सकता है तो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। ठीक है, भारतीय दल ने इस पैरालंपिक में कुल 19 पदक प्राप्त करके अपने अभियान को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। तो टोक्यो पैरालंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो भारत का 19 पदक यहाँ पर हो गया है। ठीक है, इसमें 5 स्वर्ण पदक हैं, 8 रजत पदक हैं और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। तो संख्या आपको जरूर याद रखनी है, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक हमने यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक में प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल 162 देशों में भारत का पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा, जबकि 19 पदकों की उपलब्धि के साथ पदकों की संख्या के आधार पर 20वें क्रम पर रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा पदक तालिका कैसे बनती है? पदक तालिका बनती है स्वर्ण पदक के आधार पर। तो पदक तालिका में भारत 24वें स्थान पर रहा है और टोटल पदक की बात करते हैं तो भारत 20वें क्रम पर रहा है 19 पदक प्राप्त करने के साथ में। ठीक है, अब किस किस ने पदक प्राप्त किया है इसके बारे में हम एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना देंगे। ये किस किस को कौन सा पदक मिला है बाकायदा मतलब वीडियो आपके लिए हम बना देंगे, तो वहाँ से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, आज ही आपको वीडियो मिल जाएगी, 2 मिनट की वीडियो होगी, आप आराम से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 44, 50, 42 या फिर 30? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कुल 44 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में। देखिए, हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया जाता है शिक्षकों को। ठीक है, तो इस वर्ष भी प्रदान किया गया।
तो इस वर्ष कुल 44 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 सितंबर 2021 को पूरे भारत के 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। उन्हें स्कूली शिक्षा में सुधार और छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए शिक्षण के नवीन तरीकों को विकास सहित शिक्षा में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस तरह के कार्य जो शिक्षकों ने किए हैं, तो ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ऑनलाइन समारोह में 44 पुरस्कार विजेताओं में से प्रत्येक पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई थी। यानी कि प्रत्येक शिक्षक के बारे में बताया गया था कि ये शिक्षक कहाँ के निवासी हैं और इन्होंने क्या काम किया है। तो एक छोटी छोटी क्लिप जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, 44 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। कब किया गया? 5 सितंबर 2021 को। किसने किया है? तो महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको सम्मानित किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश से भी एक शिक्षक को ये पुरस्कार मिला है, वो आपको हम एमपीजी की करंट अफेयर में आगे कराने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप का 130वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। कई बार यह प्रश्न अनगिनत बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए, 130वां संस्करण यहाँ पर खेला गया, कहाँ पर आयोजित किया गया, यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो चेन्नई, कोलकाता, मणिपुर या फिर कटक? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि कोलकाता में डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन किया गया। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन 5 सितंबर 2021 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शुरू किया गया। तो याद रखिएगा, कोलकाता में तो आयोजित किया ही गया है, लेकिन कोलकाता के किस स्टेडियम में? तो विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, ये कोलकाता में स्टेडियम है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, चलिए, मोमडन स्पोर्टिंग क्लब ने भारतीय वायुसेना की फुटबॉल टीम के खिलाफ जोरदार जीत के साथ में टूर्नामेंट के अभियान की शुरुआत की। तो पहली जीत किसको मिली है? मोमडन स्पोर्टिंग क्लब को पहली जीत मिली है, ये भी आपको याद रखना है। एशिया की सबसे पुरानी क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के इस संस्करण में 16 टीमें खेल रही हैं। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 3 अक्टूबर 2021 को खेला जाएगा। तो सबसे पुराना जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है वो है आपका डूरंड कप, और इस बार इसमें 16 टीमें खेल रही। 130वां संस्करण है, कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। डूरंड कप इस बार आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, और हम आपको बता दें, एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड कभी भी जारी हो सकते हैं, और एमपी पटवारी एमपीएसआई की वैकेंसी भी कभी भी आ सकती हैं। तो तैयारियां अपनी शुरू कर दीजिए। जिस लेवल पर आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल को थोड़ा सा उठा दीजिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी आपको करना है। ठीक है, जल्दी हम एमपी जीके की वीडियो भी लेकर के आने वाले हैं, तो परेशान मत होइए। देखिए, एमपी जीके का एक भी प्रश्न आपके जो है हमारा जो वीडियो लेकर के आएंगे हम, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमपी पीएससी में भी देखा गया है एमपी जीके के प्रश्न बाहर नहीं गए हैं। देखिए, भारत और नेपाल के बीच किस वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? मित्र शक्ति, सूर्य किरण, हैंड इन हैंड या फिर वज्र प्रहार? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि सूर्य किरण का आयोजन यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, और क्योंकि हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो यह परीक्षाओं में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं सूर्य किरण के बारे में। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षाओं में आया है। सूर्य किरण काफ़ी फेमस युद्ध अभ्यास रहा है भारत और नेपाल के बीच। देखिए, नेपाल और भारतीय सेना के जवान 20 सितंबर 2021 से 2 सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का जो है यहाँ पर भाग लेंगे। तो ये भी आपको याद रखना, सूर्य किरण का कौन सा संस्करण है? तो सूर्य किरण का 15वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, यह आयोजन भारत के पिथौरागढ़ में होगा, और इस बार तो भारत में हो रहा, तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। यह आयोजन 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। कम से कम 300 नेपाली सेना के जवान और 300 भारतीय सेना के जवान जो हैं इस आयोजन में भाग लेंगे, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, कुछ आपको स्टैटिक बता देते हैं जो अन्य ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्रश्न में। तो जो मित्र शक्ति दिया है, तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में आयोजित होता है, और हैंड इन हैंड जो है वो भारत और चीन के बीच में आयोजित होता है। इन सभी युद्ध अभ्यासों को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी युद्ध अभ्यास लगातार एनटीपीसी रेलवे में पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। यह किसकी पुस्तक है? इससे पहले भाई मेरे आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए अगर आपको प्रश्नों का लेवल पसंद आ रहा हो, समझाने का तरीका पसंद में आ रहा हो। देखिए, तो ये पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक कब मतलब किसके द्वारा लिखी गई है, यही आपसे पूछा जा रहा है। अमिताभ बच्चन, डोनाल्ड ट्रंप, एंजेलिना जोली या फिर अरुंधति राय? आइए आंसर देख लें। सही आंसर है सी, यानी कि एंजेलिना जोली के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, यह प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, देखिए कुछ जानकारी।
तो एंजेलिना जोली ने घोषणा की है कि उनकी आगामी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। यह पुस्तक सभी को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन पर दावा करने के तरीकों में के बारे में बताती है। यानी कि आपके क्या अधिकार हैं ये आपको बताया जाएगा और आप उन अधिकारों को कैसे ले सकते हैं अगर आपको वो अधिकार प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें इस पुस्तक में जो है लिखी गई हैं। तो ये पुस्तक महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। उन्होंने पुस्तक लिखने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डिन बॉन ब्यूरेन के साथ मिलकर के काम किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छे लेवल की यह पुस्तक है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस अर्धसैनिक बल के द्वारा पूरे देश में 10 साइकिल रैलियों का आयोजन किया गया? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या फिर आईटीबीपी? आंसर दिख रहे हैं, सही आंसर है सी, यानी कि सीआईएसएफ के द्वारा जो है यहाँ पर 10 साइकिल रैलियों का आयोजन पूरे देश में किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये सीआईएसएफ का फुल फॉर्म हो जाता है, आपको याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह की एक भाग के रूप में देश भर में 10 साइकिल रैलियों का आयोजन कर रही है। ठीक है, तो साइकिल रैलियां हैं, याद रखिएगा। 10 में से सबसे लंबी साइकिल रैली 4 सितंबर 2021 को पुणे की ऐतिहासिक यरवदा जेल से शुरू हुई और दिल्ली के राजघाट पर समाप्त हुई। तो सबसे बड़ी जो रैली थी वो पुणे से स्टार्ट होकर के दिल्ली के राजघाट पर समाप्त हुई है। ठीक है, कब? 4 सितंबर को। ठीक है, रैली में सीआईएसएफ की 12 साइकिल सवारों की टीमों ने हिस्सा लिया, ये भी आपको याद रखना है। तो आप बस इतना याद रखिए, किसने साइकिल रैली का आयोजन किया है? तो सीआईएसएफ ने साइकिल रैली का आयोजन किया है। क्यों किया है? तो भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को यादगार बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया है सीआईएसएफ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं 7 सितंबर 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न डिटेल में जानकारी के साथ में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में मध्य प्रदेश के शक्ति पटेल को सम्मानित किया गया। ये किस जिले से संबंधित है? मंडला, इंदौर, उज्जैन, सतना? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि मंडला से संबंधित है शक्ति पटेल, जिनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 वितरित किया गया है। ये तो आपको पता ही है, हमने पहले ही प्रश्न में बताया है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसको जो है आयोजित किया गया था। इसका जो आतिथ्य है, जो मेन चीफ थे, वो कौन थे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। ठीक है, इसमें इस बार कुल 44 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल मांद के शिक्षक शक्ति पटेल को भी शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है, मंडला जिले के निवासी हैं, बिछिया विकासखंड है और स्कूल का नाम क्या है? तो शासकीय हाई स्कूल मांद। यहाँ के शिक्षक हैं जिनका नाम है शक्ति पटेल, इन्हें जो है शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चित्रकार प्रोफेसर राजाराम के सम्मान में राजा राम रूपधनी कला दीर्घ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि भोपाल में यहाँ पर कला दीर्घ का आयोजन किया गया है। चित्रकार और प्रोफेसर रहे राजाराम के सम्मान में। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो देखिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रख्यात चित्रकार प्रोफेसर राजाराम के सम्मान में राजा राम रूपधनी कला दीर्घा का आयोजन भोपाल में किया। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो हैं श्री विश्वास कैलाश सारंग। प्रोफेसर राजाराम की याद में उनके विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई दीर्घा में प्रोफेसर राजाराम सहित उनके विद्यार्थियों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। तो प्रोफेसर राजाराम ने क्या क्या कलाकृतियां बनाई हैं वो भी यहाँ पर रखी गई थी इस कला दीर्घा में। ठीक है, चलिए कुछ स्टैटिक जानकारी आपको दे देते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल राज्य में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो वो भी आपका भोपाल में है। राष्ट्रीय विधि संस्थान एवं आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो वो भी आपका भोपाल राज्य में ही, भोपाल शहर में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में चिकित्सा के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर एनपी मिश्रा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? स्टार लगा लीजिए, यह प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा 101%। 80 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष या फिर 70 वर्ष? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि 95 वर्ष की उम्र में मध्य प्रदेश की चिकित्सा के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर एनपी मिश्रा का निधन हो गया। ये किससे संबंधित है? आइए देखते हैं। तो देखिए, राजधानी भोपाल में स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के पूर्व डीन और मेडिसिन के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर एनपी मिश्रा का रविवार की सुबह सिविल लाइन स्थित उनके निवास पर निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे, याद रखिएगा यहाँ पर 95 कर लीजिए, वे 95 के थे। ठीक है, वे 95 वर्ष के थे।
डॉक्टर मिश्रा को प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र का पितामह कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न आपसे यही बनेगा कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र का पितामह किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर मिश्रा को मध्य प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र का पितामह कहा जाता था, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अब इन्होंने क्या कार्य किया था? तो भोपाल गैस त्रासदी के समय डॉक्टर एन.पी. मिश्रा ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने कम समय में ऐसी व्यवस्था बनाई कि 10,000 से अधिक पीड़ितों का हमीदिया जो अस्पताल है उसमें इलाज संभव हो सका। तो भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, अर्जुन सिंह के समय पर हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ये तीनों प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उस समय जो है इन्होंने मतलब सुरक्षा, ये आपकी चिकित्सा व्यवस्था को काफ़ी यहाँ पर संभाला था, जिसकी वजह से हमीदिया जो अस्पताल है उसमें 10,000 लोगों का इलाज यहाँ पर हो सका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम क्लास। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न, इनमें से किसकी तलवार का नाम चंद्रहास था? रावण, मेघनाद, शिवाजी या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी हाल ही में एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, सही आंसर ए, यानी कि रावण की तलवार का नाम चंद्रहास हुआ करता था, और तलवार का एक पर्यायवाची भी चंद्रहास यहाँ पर होता है। ये भी आपको याद रखना है, हिंदी में प्रश्न पूछा जा सकता है एमपीएसआई में। देखिए, चंद्रहास रावण की तलवार का नाम था। इंद्रजीत किसे कहा जाता था? यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो इंद्रजीत मेघनाद को कहा जाता था। और अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। ये 3 प्रश्न आपके यहाँ से और क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और क्वार्सियोकर, ये दोनों रोग हो जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वार्सियोकर रोग भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इस रोग में हड्डियाँ जो हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, और विटामिन डी की जो प्राप्ति है वो सूर्य की रोशनी से होती है। तो याद रखिएगा, ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर में नहीं पाया जाता है, बाहर से हमको मिलता है? तो वो है आपका विटामिन डी, सूर्य की रोशनी से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? आंसर की बात करें, सही आंसर है डी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यहाँ पर जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा दिया गया था। तो देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और मेरी 51 कविताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। मेरी 51 कविताएं किसकी पुस्तक का नाम है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक का नाम है मेरी 51 कविताएं। ठीक है, और सुशासन दिवस इनके ही जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सुशासन एक्सप्रेस एक ट्रेन भी चली है, मध्य प्रदेश से ही चली है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चलती है सुशासन एक्सप्रेस, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय विज्ञान उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 और एसएससी सीजीएल 2021 में परीक्षा में आए हुए प्रश्न सीधे एग्जाम पेपर से लेकर के हम आपके सामने स्क्रीनशॉट के साथ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 3 फरवरी को आए हुए जो है प्रश्नों के बारे में। देखिए, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न कई बार हम आपको करा चुके हैं अपने जो है क्वेश्चन सीरीज में, और आपकी छुपा रुस्तम क्लास है स्टैटिक जीके की, उसमें भी इस प्रश्न को कई बार हमने कराया है। और यही प्रश्न आपसे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया 3 फरवरी 2021 की सुबह वाली शिफ्ट में। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू या फिर लाला लाजपत राय? सही आंसर है दादा भाई नेहरू जी, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है पुस्तक का नाम। तो द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नेहरू जी की पुस्तक का नाम है। 2 बार जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, धन के निर्गमन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है कि किस तरह से अंग्रेज जो है वो भारत से धन को लेकर इंग्लैंड जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किस सन में किया गया? तो 1879, 1876, 1856 या फिर 1886? सही आंसर है बी, यानी कि 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। 2 अक्टूबर 1876 को जो है स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे ग्राहम बेल, उन्होंने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। ये आपको याद रखना है, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक ग्राहम बेल के द्वारा इसका जो है आविष्कार किया गया था। अब इस बार डेट पूछ ली, अगली बार पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा किया गया था, कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे ग्राहम बेल, उनके द्वारा इसका जो है
खोज की गई थी, ठीक है, निर्माण या फिर आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर है ए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था, जब यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने कह दिया था कि अगर भारत का विभाजन होगा तो वो मेरी लाश पर होगा। इस बात पर जो है इनको, मोहम्मद अली जिन्ना को ये लगा कि भारत का विभाजन नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं बन पाएगा, तो उन्होंने चेतावनी दी कि हम जो है यहाँ पर सीधी कार्रवाई दिवस मनाएंगे, और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया, जिसे कलकत्ता दंगों के रूप में भी जाना जाता है। और कितनी भयानक वो घटना थी, वो आपको ये जो पिक्चर है वो आपको दिखा देगी। ये भयानक दुर्घटना है उस समय की, मतलब कि लोगों को काटा गया, मारा गया, अनगिनत लोगों पर प्रहार किए गए। कलकत्ता दंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे या फिर जो है सीधी कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, जिसके बाद में भारत का विभाजन कर दिया गया। ये तो आपको आगे की चीज़ें सारी पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नवंबर 2020 प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो अगर आपसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे जाएंगे या फिर वर्तमान राष्ट्रपति पूछे जाएंगे, तो ये सब डेट वाइज पूछा जाएगा, क्योंकि जो है राज्यपाल हो गए और जो मुख्यमंत्री हो गए, ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं, तो आपसे डेट वाइज पूछा जाएगा। 2020 में कौन थे ये पूछा जाएगा। तो विवेक देवराय, राजीव कुमार, रविशंकर प्रसाद या फिर उर्जित पटेल। सही आंसर है 2, यानी कि राजीव कुमार जो है वो 2020 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, और वर्तमान में भी राजीव कुमार जी ही यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो बाकायदा डेट के साथ में आपसे पूछा जाएगा, तो डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी चेंज हो जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि वर्तमान में वाला आंसर देना है या फिर पुराना आंसर देना है। तो जो आपको डेट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना रहेगा, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो डेट आपको ऊपर दी रहेगी। तो राजीव कुमार वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, आपको पता है। योजना आयोग के स्थान पर आया था। प्रधानमंत्री जो है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। चलिए, तो अभी की बात करते हैं। नीति आयोग के जो है पहले अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। अरविंद पनगरिया जी पहले उपाध्यक्ष थे। ये भी आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कल के प्रश्न की उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है क्षिप्रा नदी। कल हमने आपसे पूछा था कि भारत मध्य प्रदेश में कुंभ का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। तो धर्मेंद्र सूर्या जी, नाइस वीडियो सर जी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सूर्या जी। उसका धर्मेंद्र सूर्या जी ने आंसर भी दिया है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के है, नदी किनारे है, जो चंबल में जाकर के मिल जाती है। बहुत धन्यवाद। उसके बाद में पुरुषोत्तम परमार ने क्षिप्रा नदी बताया है, ठीक है। पुरुषोत्तम परमार ने यह भी बताया है कि कितने उनके प्रश्न सही निकले थे। तो कल हमने 25 प्रश्नों का एक टेस्ट लिया था, जो कि आपका स्टैटिक जीके का मंडे स्पेशल में। तो उसमें 25 प्रश्न हमने आपसे पूछे थे, ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में जिनके आने की संभावनाएं हैं। तो कितने प्रश्न किसके सही निकले थे वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर 25 में से 23 प्रश्न पुरुषोत्तम परमार जी के सही थे, बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन है। उसके बाद में सेवक वर्मा ने क्षिप्रा नदी बताया है, रामघाट उज्जैन MP, बहुत धन्यवाद सेवक वर्मा जी। रूबी गिरी ने भी यहाँ पर क्षिप्रा नदी उज्जैन बताया है। उसके बाद सचिन पाराशर ने क्षिप्रा आंसर बताया है, और 21 प्रश्न के 25 में से सही थे। आपका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा है। उसके बाद राहुल मालवीय ने उज्जैन बताया है। उसके बाद में क्यूट माही ने भी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद सुनील कुशवाहा जी ने यहाँ पर क्षिप्रा नदी बताया है। पूजा दांगी ने उज्जैन में क्षिप्रा नदी बताया है। उसके बाद में पूजा दांगी हो गया। उसके पूजा दांगी के 25 में से 23 नंबर आए हैं। आपका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा है पूजा दांगी जी। राधेश्याम शुक्ला जी के 25 में से 23 प्रश्न सही निकले हैं। क्षिप्रा नदी इन्होंने भी आंसर बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, कल की वीडियो जाकर के देख लीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है वो सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज के प्रश्न है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नाम इसका अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है, लेकिन कहाँ पर हुआ था, किस गांव में हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था, ठीक है। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और आज दोपहर में आपके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं, जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जो व्यापम और MPPSC और NTPC के फेवरेट प्रश्न हैं, जो पूछना ही पूछना है, उन प्रश्नों को बाकायदा विथ डिटेल में जानकारी के साथ में आज दोपहर में हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं दोपहर वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।